हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्चपैड एजुकेशन। माय नेम इज़ वैशाली कंबोज। आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक करने वाले हैं इसका नाम है इंडियन प्रेसिडेंसी एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, दैट इज़ यूएनएससी। ये जो हमारा टॉपिक है दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। हमारा जो यूपीएससी मेंस का सिलेबस है उसमें जीएस पेपर 2 के टॉपिक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंडर ये फॉल करता है। सो लेट अस सी द कंटेंट्स ऑफ द वीडियो। हेलो एवरीवन। कोविड-19 पैंडेमिक और लॉकडाउन्स की वजह से बहुत सारी इंडियन फैमिलीज इमोशनली, फाइनेंशियली सफर कर रही हैं। ऐसे टाइम में इफ यू हैव द स्ट्रीम ऑफ बिकमिंग एन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर, तो हर फैमिली लाखों रुपए नहीं स्पेंड कर सकती। सो एज एन एजुकेशन वेंचर वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट एन इनिशिएटिव जिसमें हम ऐसी सभी फैमिलीज को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम द सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑफ योर होम यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023 और 2024 यूपीएससी अटेम्प्ट, यू कैन रजिस्टर ऑन द लिंक गिवन बिलो। इस लिंक पर आपको सबसे पहले ये क्या इनिशिएटिव है इसके बारे में हम जानकारी देंगे। वी आर गोइंग टू अनाउंस अबाउट दिस इनिशिएटिव ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एज वेल। टेलीग्राम चैनल लॉन्चपैड एजुकेशन पर भी हम इसकी अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन इफ यू आर द रजिस्टर्ड स्टूडेंट यूजिंग द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, तो आपको सबसे पहले ये मौका मिलेगा। एंड इफ देयर आर लिमिटेड सीट्स यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। तो अगर आप आईएएस की तैयारी करने का प्लान कर रहे हो लेकिन फाइनेंशियल ट्रबल्स की वजह से आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे, तो आपको इस लिंक पर रजिस्टर करना है। एंड दीज आर नॉट गोइंग टू बी बिग फेक मार्केटिंग स्लोगन्स। whatever we are going to promise हम वो डिलीवर करेंगे, एंड वी विल मेक श्योर दैट लैक ऑफ मनी आपकी तैयारी ना करने का बहाना ना बन पाए। कंटेंट्स में सबसे पहले हम देखेंगे कंटेक्स्ट को कि किस बारे में ये बात हो रही है। अबाउट यूएनएससी। यूएनएससी क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को प्रेसिडेंसी मिल गई है। ये प्रेसिडेंसी किस तरह से मिलती है, किस तरह से ये रोटेट होती है, इसके बारे में बात करेंगे। इंडियाज़ प्रेसिडेंसी इन पास्ट, पहले कभी इंडिया को ऐसी प्रेसिडेंसी मिली है या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। प्रेसिडेंट बनकर इंडिया क्या करेगा यहाँ पर, क्या उसकी अप्रोच रहेगी, इसको देखेंगे। किस तरह से टेररिज्म को लेकर, मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर और पीस कीपिंग को लेकर भारत के व्यूज़ हैं और वो क्या करेगा इस प्रेसिडेंसी के अंदर, इसकी बात करेंगे। एंड देन वील टॉक अबाउट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिया ऑन परमानेंट यूएनएससी सीट। यूएनएससी सीट जो है भारत की वो परमानेंट नहीं है, वो एक नॉन परमानेंट मेंबर है। सो क्यों हम डिमांड कर रहे हैं इस परमानेंट यूएनएससी सीट की, इसके बारे में बात करेंगे। क्या हमें दिक्कतें आ रहे हैं इस परमानेंट सीट को गेन करने के लिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये फॉल करेगा यूएन रिफॉर्म्स के अंडर। वन ऑफ द यूएन रिफॉर्म्स दैट वी आर सीकिंग इज चेंज इन द यूएनएससी। यूएन रिफॉर्म्स का ये जो टॉपिक है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेंस के अंदर बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं। सो वील सी सम क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो लेट अस स्टार्ट। Please do not forget to subscribe to our YouTube channel and follow us for more updates on Facebook and Instagram. And if you need the PDF of this video, then please join us on our Telegram channel. Now let us see the context. तो इंडिया जो है उसको प्रेसिडेंसी मिल चुकी है, जो एक रोटेटिंग प्रेसिडेंसी है यूएनएससी के अंडर। ये मिली इसको 1 अगस्त को 2021। तो पूरे अगस्त के महीने के लिए इसको ये प्रेसिडेंसी मिली है। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है क्योंकि ये मंथ जो है हमारा, इसके अंदर हम मनाएंगे अपना 75th इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त। सो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम इतने बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दुनिया के अंदर अपना जो ये नाम है उसको और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। सो ड्यूरिंग दिस प्रेसिडेंसी जो हमारे प्रेसिडेंट रहने वाले हैं वो हैं हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनियन, जिनका नाम है टीएस त्रिमूर्ति। यूएनएससी के बारे में अब हम लोग जानते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो यूएन ऑर्गेनाइजेशन के 6 ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन है। बाकी के जो 6 ऑर्गन हैं उनका नाम है यूएनजीए, दैट इज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इसके बाद आता है इकोसॉक, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। देन ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसके बाद है आईसीजे, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस।
and the fifth organ is UN Secretariat, और सिक्स्थ आप कह सकते हैं हो गया UNSC। सो इन 6 ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन UNSC है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंटरनेशनल पीस को इंश्योर करती है, वर्ल्ड के अंदर सिक्योरिटी इंश्योर करती है, और साथ ही साथ ये रेकमेंड करती है नए मेंबर्स की एडमिशन को इन द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इसके साथ साथ अगर यूएन चार्टर के अंदर कोई चेंजेस को अप्रूव करना है तो वो काम भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल करती है। इसकी जो पावर्स हैं इसके अंदर पीस कीपिंग ऑपरेशंस आते हैं, तो अलग अलग कंट्रीज़ की फोर्सेस जो हैं उनको मिला के एक पीस कीपिंग फोर्स बनाई जाती है। तो कभी किसी कंट्री के अंदर अगर कोई इश्यूज चल रहे हैं, कोई वायलेंट क्लैशेस अगर हो रहे हैं, तो वहाँ पर सिचुएशन को शांत करने के लिए इन फोर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ कहीं पर अगर इंटरनेशनल सैंक्शंस को लगाना है तो वो ये काम करती है। कोई आउटराइटली जाकर कोई स्टेट ऐसा एक्शन कर देती है, कोई कंट्री ऐसा एक्शन कर देती है, तब ऐसी सैंक्शंस लगाई जाती हैं। एंड एट द सेम टाइम इट ऑल्सो ऑथराइज फॉर मिलिट्री एक्शन। यूएनएससी अकेली ऐसी यूएन बॉडी है जिसके रेजोल्यूशंस पास किए गए बाइंडिंग होते हैं उसके मेंबर स्टेट्स के ऊपर। इस काउंसिल के अंदर टोटल 15 मेंबर्स हैं, जिनमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और बाकी के 10 जो हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स हैं। इनको नॉन परमानेंट मेंबर्स कहा जाता है। स्ट्रक्चर को समझते हैं अब। सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसके 5 परमानेंट मेंबर्स में है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, जिनको कलेक्टिवली कहा जाता है P5। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यूएन की, ये बनी थी पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, और उस समय पे जो भी देश एक्टिवली दुनिया के अंदर काम कर रहे थे वो इसके मेंबर्स बने। एनी वन ऑफ देम कैन वीटो अ रेजोल्यूशन। वीटो का मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी रेजोल्यूशन अगर पास कर रहे हैं, वहाँ पे कोई भी आप एक नया प्रपोजल रखने वाले हैं, तो अगर किसी कंट्री को वो चीज़ पसंद नहीं आती है, वो रेजोल्यूशन पसंद नहीं आता, तो वो वहाँ पर उसको नकार सकते हैं, वो एक नेगेटिव वोट दे सकते हैं, जिसको कहा जाता है वीटो पावर। काउंसिल के जो 10 इलेक्टेड मेंबर्स हैं इनका जो टर्म है दैट विल बी 2 ईयर्स, और ये नॉन कंजेक्टिव रहेगा। मतलब अगर एक बार एक कंट्री को 2 ईयर का टर्म मिल जाता है तो वो 2 ईयर की टर्म कंप्लीट करने के बाद दोबारा से वो 2 ईयर की टर्म शुरू नहीं कर सकता है। वो एक गैप के बाद 2 ईयर की टर्म जो है वो शुरू करेगा। काउंसिल के अंदर अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें तो जब से ये बनी है पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से कोई भी मेजर चेंज जो है यूएनएससी के अंदर नहीं आया। तो बहुत सारे मेंबर स्टेट्स जो हैं वो ऐसा डिमांड कर रहे हैं कि यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है अगर हम इंटरनेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट्स को टैकल करना चाहते हैं, अगर हम ऐसे इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहते हैं दैट इंक्लूड सिविल वॉर्स, नेचुरल डिज़ास्टर्स, आर्म्स कंट्रोल, टेररिज्म। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके अंदर हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत है। हमें यहाँ पर सबको साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। एक इंक्लूसिव अप्रोच जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड है, और ये तभी पॉसिबल है व्हेन वी हैव द कोलैबोरेशन ऑफ ऑल दीज मेंबर स्टेट्स, जिनके पास कुछ पावर हो, जिनके पास कुछ अथॉरिटी हो। अभी जो पावर है वो कॉन्सेंट्रेटेड है इन द हैंड्स ऑफ ओनली 5 कंट्रीज। तो रिसेंट ईयर्स में मेंबर्स ने क्या किया कि काउंसिल को क्रिटिसाइज करना शुरू करा, उसकी एबिलिटी के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन करना शुरू करा, और ये कहा कि दुनिया के अंदर इतने बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स और क्राइसिस हुए। सीरिया के अंदर सिविल वॉर हुआ, रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया, कोरोना वायरस का इतना बड़ा पैंडेमिक हुआ, लेकिन इतनी ज़्यादा ग्रेव सिचुएशंस के अंदर यूएनएससी का जो रोल होना चाहिए था वो उतना बेहतर नहीं हो पाया। तो इसीलिए यहाँ पर यूएनएससी के अंदर हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अब देखते हैं कि प्रेसिडेंसी जो है यूएनएससी की वो रोटेट किस तरह से होती है। हर जो नॉन परमानेंट मेंबर है काउंसिल का, उसको ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है उसकी उस 2 ईयर टर्म के अंदर कि वो यूएनएससी का प्रेसिडेंट बन सकता है। यूएनएससी की जो प्रेसिडेंसी है वो हर मेंबर कंट्री को मिलती है। मंथ वाइज ये टर्न जो है उनकी आती है, और ये बेस्ड होती है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के ऊपर। मेंबर स्टेट्स के जो नाम हैं उनका एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर तैयार किया जाता है, जिनके बेसिस पे उनको ये प्रेसिडेंसी दी जाती है, और इसी तरह से ये रोटेशन कंटिन्यू रहता है। जैसे कि अगर हम देखें कि भारत जो है उसको प्रेसिडेंसी मिली कब, अगस्त के अंदर। किससे मिली? इससे पहले फ्रांस था। इसके बाद भारत जो है वो आगे प्रेसिडेंसी फॉरवर्ड करेगा आयरलैंड को सितंबर के अंदर। एज पर द ऑर्डर अवेलेबल ऑन यूएन वेबसाइट, भारत जो है उसको एक बार फिर से प्रेसिडेंसी मिलेगी इसी 2 ईयर टर्म के अंदर, दैट विल बी इन दिसंबर 2022।
ये जो अभी प्रेसिडेंसी है भारत की, ये 8th प्रेसिडेंसी है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। भारत जो है उसने अपनी नॉन परमानेंट मेंबरशिप जो है उसको शुरू किया था जनवरी 1 2021 को, और ये कंटिन्यू रहेगी आने वाले 2 साल तक। अगर हम पास्ट टाइम्स में देखें तो भारत की नॉन परमानेंट मेंबरशिप जो है ये फॉलोइंग ईयर्स के अंदर रही है। अभी रिसेंटली एक इन्फोग्राफिक जो था वो वायरल हुआ। आजकल आप जानते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, मीम यूनिवर्सिटी अपनी अलग से बनी हुई है जहाँ पर ऐसी इन्फॉर्मेशंस जनरली ही रन करती रहती हैं। तो ऐसा ही एक इन्फोग्राफिक यहाँ पर आया जो ये क्लेम करता है कि यूनाइटेड नेशंस की अध्यक्षता भारत को पहली बार मिलने जा रही है। ये बात बिल्कुल गलत है। अभी हमने देखा कि भारत को पहले भी ये मौका मिल चुका है, तो ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। और आप कृपया करके ऐसे किसी भी इन्फॉर्मेशन से अपने आप को सतर्क रखें। ऐसी इन्फॉर्मेशन को आप बिल्कुल एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लें। लेकिन एक चीज़ ज़रूर नहीं होने जा रही है, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले भारत के ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो यूएनएससी के अंदर जाकर प्रिसाइड कर रहे हैं एक मीटिंग को। अब देखते हैं कि भारत इस प्रेसिडेंसी के दौरान क्या करेगा। इंडिया जो है दैट विल डिसाइड एन एजेंडा फॉर द यूएन्स हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी दैट इज यूएनएससी, जहां पर रेजोल्यूशंस और डायरेक्टिव्स जो हैं वो बाइंडिंग होते हैं सारे मेंबर स्टेट्स के ऊपर। यहाँ पर भारत जो है वो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स करेगा जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा, जैसे कि काउंटर टेररिज्म, पीस कीपिंग, मेरीटाइम सिक्योरिटी। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो एक वर्चुअल हाई लेवल ओपन डिबेट कंडक्ट करने जा रहे हैं, उसको वो चेयर करेंगे, जिसका टॉपिक होगा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी। ये 9 अगस्त 2021 को हुआ। इसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बातें की हैं उसको हम देखेंगे। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर भी एक ओपन डिबेट को चेयर करने वाले हैं ऑन अगस्त 18, दैट विल बी ऑन टेक्नोलॉजी एंड पीस कीपिंग अंडर ओवरआर्किंग थीम ऑफ प्रोटेक्टिंग द प्रोटेक्टर्स। सो बेसिकली जो पीस कीपिंग फोर्सेज होती हैं हमारी, उनका ध्यान किस तरह से रखा जाए, उनको किस तरह से बेटर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाए, कैसे उनके वेलफेयर के लिए काम किया जाए, इसके बारे में बात होगी इस डिबेट में। भारत जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ टॉप कंट्रीब्यूटर है यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के अंदर, चाहे वो फोर्सेस की बात हो या किसी तरह से कोई एमिनेशन भेजने की बात हो, कोई और मटेरियल भेजने की बात हो। भारत ने ऐसे कहा कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए वो हमेशा रिस्पॉन्सिबल और इंक्लूसिव सॉल्यूशंस को प्रमोट करेगा। और इसके साथ साथ भारत ने ये भी कहा कि भारत आवाज़ उठाएगा एक रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम के लिए। मल्टीलेटरल सिस्टम का मतलब है कि अगर किसी भी मुद्दे पे हम कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत सारे मेंबर स्टेट्स का से उसके अंदर हो, उनके सजेशंस वहाँ पे इन्वॉल्व हो। मतलब एक इंक्लूसिव अप्रोच की यहाँ पर ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि कुछ मेंबर स्टेट्स मिलकर ही उस मुद्दे के ऊपर सॉल्यूशंस दे रहे हैं या प्रपोजल्स दे रहे हों। सो वी वांट अ मल्टीलेटरल सिस्टम एट दिस ग्लोबल प्लेटफॉर्म। भारत की तरफ से हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने एक ट्वीट किया था जिसके अंदर उन्होंने भारत की अप्रोच कैसी रहेगी इसके ऊपर कुछ लाइनें लिखी। उन्होंने कहा कि इंडिया विल ऑलवेज बी अ वॉइस ऑफ मॉडरेशन, एडवोकेट ऑफ डायलॉग एंड अ प्रोपोनेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। मतलब क्या कि हम लोग हमेशा ऐसी आवाज़ को प्रमोट करेंगे जो मॉडरेशन की हो, मतलब हम कोई भी एक्सट्रीमिस्ट व्यू को नहीं रखेंगे। दूसरी बात कि हम यहाँ पे हमेशा बातचीत का तरीका अपनाएंगे, हम कभी भी किसी भी तरह के वायलेंस को प्रमोट नहीं करेंगे। प्रोपोनेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और हमेशा कोई भी हमारे यहाँ पर मुद्दा जो है उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है तो वो हमेशा हमेशा अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ होगा, और हम हमेशा इंटरनेशनल लॉ को अबाइड करेंगे और कंट्रीज़ को भी इस लॉ को मानने के लिए हम प्रोत्साहित करेंगे, हम इसका प्रमोशन करेंगे। अब देखते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स को जिनको भारत ने फोकस में लाने का डिसाइड किया है, जिसमें पहले है काउंटरिंग टेररिज्म। टेररिज्म एक ऐसा मेनेस है जिससे ना ही सिर्फ भारत जो है वो अफेक्टेड है, बल्कि दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इस प्रेसिडेंसी की शुरुआत के अंदर टीएस त्रिमूर्ति ने ऐसा कहा कि इंडिया जो है वो टेररिज्म के ऊपर अपना फोकस बहुत ज़्यादा रखेगा। उन्होंने ये जोर देते हुए कहा कि टेरर फाइनेंसिंग आजकल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है और टेररिस्ट के द्वारा बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड मेथड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, दैट इज़ अदर देन आर्म्स। जैसे कि आप जानते हैं कि साइबर टेररिज्म एक बहुत बड़ा
प्रॉब्लम है जो आजकल देखने को मिल रहा है। इससे रेडिकलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है, और साथ ही साथ यहाँ पर टेररिस्ट जो हैं वो इसके थ्रू प्रोपेगेंडा भी बहुत फैलाते हैं दुनिया के अंदर. So that is why this is a great deal of concern for us, and hence we are focusing on this topic of countering terrorism at this global platform. फर्स्ट वीक ऑफ प्रेसिडेंसी के अंदर डिस्कशंस जो हैं वो काउंटरिंग टेररिज्म पर होंगी, जिसके अंदर फोकस में रखा जाएगा अफगानिस्तान को. अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की वजह से सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है. सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा एक थ्रेट जो है अफगानिस्तान में वो बढ़ रहा है. अब इसके साथ साथ ये जो सिक्योरिटी का थ्रेट है ये अफगानिस्तान के ऊपर ही नहीं है, बल्कि आसपास के जो देश हैं उनके ऊपर भी एक खतरा मंडरा रहा है. एक मीटिंग कंडक्ट करवाई गई जिसके अंदर मेंबर्स को सेंसिटाइज किया गया अगेंस्ट दिस इशू. वायलेंस और हॉस्टिलिटीज़ जितनी भी अफगानिस्तान के अंदर हो रही हैं, मेंबर्स को कहा गया कि इसके अगेंस्ट हमें आवाज़ उठानी चाहिए. और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ये कंट्री जितनी भी इन सिचुएशंस को फेस कर रही है उसे हमें बाहरी दुनिया में लाना चाहिए. हमें दुनिया को ये दिखाना चाहिए कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है अफगानिस्तान फेस कर रहा है. इसी टॉपिक से रिलेटेड अफगानिस्तान के यूएन एनवॉय ने कुछ बातें इस रिगार्ड में कही. इसके अंदर उन्होंने कहा कि तालिबान को सेफ हेवन्स मिल रहे हैं, पाकिस्तान जो है उनको लगातार सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है. कुछ ऐसी रिपोर्ट्स और वीडियोस में देखा गया कि तालिबान फाइटर्स जो हैं वो ड्यूरेंट लाइन के पास कुछ फंड रेजिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. डेड बॉडीज़ वहाँ पर ट्रांसफ़र हो रही हैं मास बरियल के लिए, और इंजर्ड तालिबान्स का ट्रीटमेंट जो है वो पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में हो रहा है. यहाँ पर अफगानिस्तान के यूएन एनवॉय ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो भी एक्शन किया जा रहा है, दिस इज अ नेकेड वायलेशन ऑफ 1988 यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शन रिजीम. ऑल्सो ही सेड that it will lead to further erosion of trust and confidence towards establishing a collaborative relationship with Pakistan. मतलब लोगों का विश्वास जो है, मतलब कंट्रीज का जो विश्वास जो है वो पाकिस्तान से उठ जाएगा, क्योंकि ऐसा देखा गया कि पाकिस्तान जो है वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व है जो बाकी देश नहीं चाहते. और ऐसे केस के अंदर अफगानिस्तान के अंदर वॉर को एंड करना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा अगर लगातार ऐसी ही सपोर्ट पाकिस्तान की तरफ से तालिबान को मिलती रही. अफगानिस्तान के अंदर इस सिचुएशन को लेकर टीएस त्रिमूर्ति ने भी कुछ स्टेटमेंट्स दी. उन्होंने कहा कि ऐसे जितने भी टेररिस्ट सेफ हेवन्स हैं इस रीजन के अंदर उनको डिसमेंटल कर देना चाहिए इमीडिएटली, और जितनी भी टेररिस्ट सप्लाई चेन्स यहाँ पर हैं जहाँ पर उनको प्रोवाइड किया जा रहा है किसी भी तरह का सामान, उनको आर्म्स सप्लाई जा रहा है या मेडिकल सप्लाईज जा रही हैं, उनको भी हमें डिसरप्ट कर देना चाहिए. इसके साथ साथ ही ऑल्सो स्ट्रेस दैट सिक्योरिटी काउंसिल शुड टेक सर्टन एक्शंस. They should decide on actions to ensure an immediate cessation of violence. कि ये वायलेंस जो हो रहा है इस रीजन में उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए. ऑल्सो ही सेड दैट देयर इज़ अ नीड टू इंश्योर दैट अफगानिस्तान के जो नेबर्स हैं और जो रीजन अफगानिस्तान के आसपास है वो कभी भी टेररिज्म की वजह से थ्रेटन ना हो, सेपरेटिज्म की फीलिंग यहाँ पर ना आए, और ना ही कभी एक्सट्रीमिस्ट फीलिंग यहाँ पर जन्म ले. देयर नीड्स टू बी अ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म. इसके ऊपर स्ट्रेस दिया गया. He said that it is equally important to ensure that territory of Afghanistan is not used by terrorist groups to threaten or attack any other country. तो ये जो खतरा अफगानिस्तान के अंदर मंडरा रहा है तालिबान का, ये सिर्फ अफगानिस्तान के लिए ही नुकसानदायक नहीं है, बल्कि आसपास की जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ा खतरा है. यहाँ पर ये बहुत बड़ी संभावना है कि थ्रेट्स जो हैं वो यहाँ पर दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर पास किए जाएं, अटैक्स जो हैं वो हों दूसरे कंट्रीज पे, दैट इज़ क्वाइट लाइकली. और जो भी लोग, उन्होंने ये भी कहा कि जो भी ऐसे स्टेट्स ऐसा कोई मटेरियल या फाइनेंशियल सपोर्ट टेररिस्ट को प्रोवाइड करते हैं उनको अकाउंटेबल होना चाहिए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, मतलब कि उनकी कोई जवाबदेही होनी चाहिए. अगला टॉपिक जो डिस्कस हुआ वो था मैरीटाइम सिक्योरिटी का. यहाँ पर टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारी डायमेंशंस हैं और हमें ज़रूरत है उन सारे डायमेंशंस को डिस्कस करने की. बहुत सारे इश्यूज़ आजकल दुनिया फेस कर रही है, जैसे कि पायरेसी का इशू है, सी के अंदर क्राइम्स जो हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं, इलिसिट ट्रैफिकिंग हो रही है नारकोटिक्स की, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की, पर्सनस की ट्रैफिकिंग हो रही है, फायर आर्म्स जो हैं उनको इलीगली ट्रेड किया जा रहा है, फिशिंग हो रही है जो अनरिपोर्टेड है, अनरेगुलेटेड है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों का लाइवलीहुड जो है वो अफेक्ट हो रहा है और कोस्टल सिक्योरिटी जो है वो भी हैम्पर हो रही है.
और इस सब की वजह से लाइवलीहुड के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है लोगों की। कोस्टल कम्युनिटीज़ जो हैं उनकी सिक्योरिटी के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो भी इनसिक्योर हो गया है। एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर भी खतरा है। ऑल्सो ओवरऑल अगर हम बात करें, ये ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा। Safeguarding the legitimate use of the oceans and the lives of the people at sea requires a comprehensive approach. तो मतलब हमें एक comprehensive approach की ज़रूरत है. We need the contribution, the collaboration of all the states. एक ओपन डिबेट कंडक्ट करी गई जिसको चेयर किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑन 9 अगस्त 2021, और इस डिबेट से पहले कुछ बातें हो रही थी रिगार्डिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो ये बात डिस्कस हो रही थी कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर हम ओपन डिबेट कर क्यों रहे हैं, तो इसका मोटिव क्या है। सो बेसिकली मेंबर स्टेट्स जो हैं वो कंसर्न्ड हैं मैरीटाइम क्राइम को लेकर, मैरीटाइम इनसिक्योरिटी का इशू जो है वो चल रहा है। सो इसको लेकर उनके कुछ सवाल हैं जिसके जवाब जो हैं यहाँ पर ढूंढने की ट्राई करी जाएगी। इसके साथ साथ हम किस तरह से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ किस तरह से हम कंट्रीज़ की कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करके यहाँ पर सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, और किस तरह से इन सॉल्यूशंस का इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है विद सच इंटरनेशनल कोऑपरेशन। Trimurti also emphasized that the objective of this high-level debate is to make a case for equal access for all nations to use the global commons. अब ये बात जो उन्होंने कही ये बहुत ध्यान देने वाली है, क्योंकि सी जो है उसको लेकर कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो अपना डोमिनेंस शो कर रहे हैं, किसी रीजन के अंदर जाकर अपना डोमिनेंस शो कर रहे हैं। तो पानी जो है, सी जो है, वो किसी एक कंट्री का नहीं है, इट इज़ अ शेयर्ड रिसोर्स। सो बेसिकली हम चाहते हैं कि इस रिसोर्स का इस्तेमाल सभी देश एक तरीके से ही करें, और जो भी प्रॉस्पेरिटी वो अपने देश के अंदर लाना चाहते हैं उसको लेकर आएँ इस रिसोर्स को इस्तेमाल करके, और शांति को स्थापित इन एरियाज़ के अंदर करें। सो पीएम मोदी चेयर्ड दिस डिबेट जिसका टाइटल जो था एनहांसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी अ केस फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। 9 अगस्त 2021 को ये किया गया। Focus of the debate was on further strengthening the coordination in the maritime domain and exploring the ways to counter maritime crime and insecurity, जिसकी बात अभी हमने करी। So कुछ 5 basic principles हैं जिनको हाईलाइट किया है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। Let us see them. फर्स्ट उन्होंने फोकस किया फ्री मैरीटाइम ट्रेड के ऊपर और कहा कि किसी भी तरह के अगर कोई बैरियर्स हैं ट्रेड के अंदर तो उनको हमें हटाना चाहिए ताकि लेजिटिमेटली ट्रेड जो है वो कैरी हो सके अक्रॉस द सीज। सेटलमेंट ऑफ मैरीटाइम डिस्प्यूट्स, सो सेकेंड ही हाईलाइटेड द मैरीटाइम डिस्प्यूट्स। उन्होंने कहा कि पीसफुली बैठ के इंटरनेशनल कॉपरेशन के साथ अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉज ओनली हमें अपने मुद्दों को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। अगली बात उन्होंने मैरीटाइम कनेक्टिविटी से रिलेटेड कही और कहा कि मैरीटाइम कनेक्टिविटी को हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज करना चाहिए और ये कनेक्टिविटी एक रिस्पॉन्सिबल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। मतलब हम लोगों को यहाँ पर इंश्योर करना चाहिए कि वो पूरी सिक्योर हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ली जाए प्रॉपर। चौथी बात जो उन्होंने कही दैट वाज रिलेटेड टू मैरीटाइम थ्रेट। ही सेड दैट वी नीड टू कलेक्टिवली कॉम्बैट दिस थ्रेट जो कि पोज किया जा रहा है बाय द नॉन स्टेट एक्टर्स एंड नेचुरल कैलामिटीज़, जैसे कि सुनामी आ गई, साइक्लोन्स आ गए, जिसकी वजह से वहाँ की कोस्टल कम्युनिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं। तो एक तो हमें इस चीज़ से अपने आप को बचाना है, इसके खिलाफ हमें कोई ना कोई स्टेप्स लेने हैं। दूसरी चीज़ कि मैरीटाइम थ्रेट रिलेटेड टू कुछ ऐसे क्राइम्स भी होते हैं, कुछ इलिसिट ट्रैफिकिंग यहाँ पर चलती रहती है, कुछ यहाँ पर इलीगल आर्म्स जो हैं उनका ट्रेड होता है। सो ये सारी चीज़ों से टैकल करने के लिए हमें यहाँ पर स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है। लास्ट बात उन्होंने कही मैरीटाइम एनवायरनमेंट और मैरीटाइम रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने के बारे में। बहुत समय से क्लाइमेट चेंज की वजह से और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मैरीटाइम बायोडाइवर्सिटी जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ गया है। बहुत सारे ऐसे ओशन क्रीचर्स हैं जो मर चुके हैं, बहुत सारे एरियाज़ के अंदर डेड जोन्स क्रिएट हो चुके हैं, कोरल ब्लीचिंग हो चुकी है, जिसकी वजह से ये इशू जो है और भी ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत है। सिंस ये जो लॉस हुआ है मैरीटाइम बायोडाइवर्सिटी का, वो हुआ है मैनकाइंड की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की वजह से, इसलिए भी ये और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए कि ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पर इसको डिस्कस किया जाए। इस डिबेट के अंदर रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। रशियन लीडर्स पार्टिसिपेशन इंडिकेट्स मॉस्को सपोर्ट टू इंडिया लेड इनिशिएटिव। तो ये बहुत बड़ा एक साइन है पूरे वर्ल्ड को
कि रशिया जो है वो भारत का कितना अच्छा पार्टनर है, हमारे कितना अच्छा अलाय है। Also, it highlights the healthy relationship of India and Russia on a global level. मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर भारत के कुछ इनिशिएटिव्स हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट, इंडिया जो है वो बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ और ऐसे स्कीम्स प्रोग्राम्स लेकर आ चुका है जो मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं। लेट अस सी द फर्स्ट वन। 2015 के अंदर सागर नाम का एक इनिशिएटिव शुरू किया गया। इट स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। आप नाम से ही जान सकते हैं, ये इंक्लूड करता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। दैट मीन्स इट इज़ नॉट जस्ट फॉर इंडिया, बट इंडिया के आसपास जो और नेबरिंग स्टेट्स हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ को भी हमें एनहांस करना है। इसके अंदर हम कुछ डेटा कलेक्ट करेंगे और इस डेटा को शेयर किया जाएगा और कंट्रीज़ के साथ, ताकि वो लोग भी अपने मैरीटाइम डोमेन को सिक्योर कर सकें। 2019 के अंदर ईस्ट एशिया समिट में एक इनिशिएटिव लिया गया था जिसका नाम है इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव, दैट इज़ IPOI इनिशिएटिव। इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस ने भी ज्वाइन किया था और 7 पिलर्स ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी जो थे वो डिसाइड किए गए। ये इंक्लूड करता है मैरीटाइम सिक्योरिटी को, ट्रेड कनेक्टिविटी, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, साइंस टेक्नोलॉजी एंड एकेडमिक कॉपरेशन, मैरीटाइम इकोलॉजी, मैरीटाइम रिसोर्सेज, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग, disaster risk reduction and management. So these were the 7 pillars. अब देखते हैं अगला टॉपिक जिसके ऊपर फोकस करने का डिसाइड किया था इंडिया ने, दैट इज पीस कीपिंग। इंडिया विल फोकस ऑन 2 स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स पर्टेनिंग टू पीस कीपिंग। देखिए, पीस कीपिंग फोर्सेस जो हैं, भारत का बहुत बड़ा योगदान है उसके अंदर। भारत मैन और मटेरियल दोनों वे के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता रहा है। तो इसको लेकर थोड़ी सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है, क्योंकि पीस कीपिंग फोर्सेस के वेलफेयर के बारे में बहुत कम सोचा जाता है, हालांकि वो लोग बहुत ज़्यादा ग्रेव सिचुएशंस के अंदर काम करते हैं। सो उन्हीं की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए भारत ने यहाँ पर एक स्टेप जो है वो उठाया है। सो उन्होंने कहा कि हम पीस कीपर्स की सेफ्टी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया विल बी एडवोकेटिंग फॉर एनहांस्ड मेजर्स टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द प्रोटेक्टर्स ऑफ द पीस। तो इन पीस कीपर्स को क्या कहा गया? प्रोटेक्टर्स ऑफ पीस। इस टर्म को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। टू ब्रिंग टू जस्टिस परपेट्रेटर्स ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट पीस कीपर्स। अगर कोई ऐसे परपेट्रेटर्स हैं जिन्होंने ऐसे कोई क्राइम जो है वो कंडक्ट किए हैं अगेंस्ट पीस कीपर्स, तो उनके ऊपर भी जुडिशियल एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो अभी तक हमने देखा कि भारत किस तरह से इस UNSC प्रेसिडेंसी के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट ग्लोबल इश्यूज़ को रेज कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसे इश्यूज़ भी हैं जो इंडिया फेस कर रहा है ऑन दिस प्लेटफॉर्म। उसमें से जो सबसे हाईलाइटेड इशू है वो है UNSC के अंदर एक परमानेंट सीट जो इंडिया डिमांड कर रहा है। करंट सिचुएशन ये है कि भारत एक नॉन परमानेंट मेंबर है और परमानेंट मेंबर्स को अगर हम देखें वो टोटल सिर्फ 5 हैं। लेकिन अगर हम वर्ल्ड में देखें तो इतने सारे कंट्रीज़ हैं जो UN का पार्ट हैं, तो क्या ये जस्टिफाइड है कि सिर्फ 5 मेंबर्स को ही परमानेंट सीट जो है वो दी जाए? तो इंडिया जो है वो क्लेम कर रहा है एक परमानेंट UNSC सीट के लिए। तो अभी हम देखने वाले हैं इस इशू को कि क्या प्रॉब्लम्स इंडिया फेस कर रहा है, क्या इंडिया का स्टैंड है अपनी इस UNSC सीट को लेकर। तो हमने देखा भारत जो है वो परमानेंट सीट के लिए कैंपेन कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और देश भी हैं जो ये डिमांड अपनी रख रहे हैं UN प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिनमें है जर्मनी, जापान, ब्राज़ील। इंडिया, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील को मिलाकर एक ग्रुपिंग बनती है जिसका नाम है G4 ग्रुपिंग, जो कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को भी UNSC के अंदर परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए। रिसेंट ईयर्स में न्यू दिल्ली हैज़ मेड द थीम ऑफ रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म। नाउ दिस वर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, मल्टीलेटरलिज्म। उन्होंने कहा कि अगर कुछ देश मिलकर दुनिया के इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर डिसीजंस देंगे तो इसके अंदर बाकी देशों की वॉइस कहाँ पर है? सो वॉट वी नीड इज़ मल्टीलैटरलिज्म। तो उन्होंने कहा कि हमारी डिप्लोमेसी का जो सेंट्रल थीम रहेगा वो रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म रहेगा। कॉलिंग द UN स्ट्रक्चर दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द इमीडिएट आफ्टरमैथ ऑफ World War II एज एनाक्रोनिस्टिक एंड इन द नीड ऑफ अर्जेंट चेंज। उन्होंने कहा कि वन साइडेड व्यूज़ होते जा रहे हैं। जब इन 5 मेंबर्स का मन करता है ये कोई रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं, जब इन लोगों का मन करता है ये लोग वीटो कर देते हैं, तो यहाँ पर बाकी मेंबर्स का से जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। दिस इज़ नॉट एन इंक्लूसिव अप्रोच।
सो जब इतने इंपॉर्टेंट ग्लोबल इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं, वहाँ पर बाकी मेंबर्स जो हैं उनका भी व्यू जो है वो रिस्पेक्ट होना चाहिए, उनके हाथ में भी कुछ अथॉरिटी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। यूएनएससी परमानेंट सीट की जब हम डिमांड करते हैं तो यूएस, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, ये चारों देश हमें फेवर कर रहे हैं। सिर्फ एक देश है जो है चाइना, विच इज़ अपोजिंग अस। तो P5 में से 4 हमें सपोर्ट कर रहे हैं, एक चाइना हमें अपोज कर रहा है। दिस इज सीन एज ड्यू टू बीजिंग्स क्लोज टाइज विद इंडियाज आर्क राइवल पाकिस्तान। आपने देखा होगा पास्ट में चाइना और पाकिस्तान का रिलेशनशिप जो है वो दिन बर दिन जो है वो स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है, वो स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल अलाइज बन चुके हैं। सो ऐसे केस में इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी जो है उसका फ़ायदा चाइना एक तरह से उठा रहा है इंडिया के खिलाफ एक्शंस लेने के लिए। चाइना ने एक और बात भी यहाँ पर कही है कि जो सपोर्ट हम जापान का ले रहे हैं यूएनएससी परमानेंट सीट को पाने के लिए, अगर वो कॉपरेशन को हम लोग कॉल ऑफ कर दें तब चाइना जो है हमें अपोज नहीं करेगा। सो दिस इज़ अनदर स्टैंड ऑफ चाइना। एक और भी इशू है यहाँ पर कि जितनी भी ये 5 कंट्रीज़ हैं, ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं, ये लोग अपनी जो अथॉरिटी है, अपनी जो इनकी पावर है उसको शेयर नहीं करना चाहते। दे डू नॉट वांट कि जो वीटो पावर्स इनके पास हैं वो और किसी मेंबर्स के पास जाएं या वो ज़्यादा मेंबर्स के पास जाएं। दैट अगेन इज़ अ रोड ब्लॉक फॉर अस। नाउ वी नीड टू सी, इतनी सारी हम लोगों ने बात करी कि यूएनएससी के अंदर हमें परमानेंट सीट मिलनी चाहिए या कुछ रिफॉर्म्स की बात हम लोग कर रहे हैं, ये मल्टीलैटरलिज्म की बात हम लोग कर रहे हैं, पर बात ये है कि इसकी ज़रूरत क्या है? व्हाट इज़ द नीड फॉर सच रिफॉर्म्स? यूएनएससी को आए हुए बहुत साल हो चुके हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के समय से ये प्रेजेंट है, लेकिन अभी तक इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं लाए गए हैं, कोई भी मेजर चेंजेस नहीं लाए गए। इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो थी कि जियो पोलिटिकल और इकोनॉमिक रियलिटीज़ को पहचानना और फिर उसके लिए स्टेप्स उठाना। आज के टाइम में अगर हम देखें 21st सेंचुरी की जो जियो पोलिटिकल और इकोनॉमिक रियलिटीज़ हैं, उनको यूएनएससी जो है वो नहीं रिप्रेजेंट करता। हमने कुछ ऐसे ग्रेव इंसिडेंसेस देखे जैसे कि सीरियन सिविल वॉर, रशिया ने क्रीमिया को टेक ओवर कर लिया, कोरोना वायरस का पैंडमिक जब फैला, तो इसके अंदर यूएनएससी का क्या मेजर रोल रहा हमें ये देखने को नहीं मिला। सो विच इज़ वाई बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जो क्रिटिसाइज़ कर रही हैं यूएनएससी को कि क्योंकि यूएनएससी जो है वो बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा, इसी की वजह से हमें यहाँ पर ये स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। अगला पॉइंट देखते हैं, अनडेमोक्रेटिक यूएनएससी। यूएनएससी का जो स्ट्रक्चर है उसको अनडेमोक्रेटिक कहा गया। 2 रीजन्स को छोड़कर, दैट इज़ नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को छोड़कर, बाकी जो रीजन्स हैं जैसे कि एशिया है, जैसे कि अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका का जो रीजन है, या स्मॉल जो आइलैंड स्टेट्स हैं, ये कहीं पर भी रिप्रेजेंटेड नहीं है यूएनएससी के अंदर। तो ये एक और मुद्दा बन जाता है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जहाँ पर इतने इंपॉर्टेंट ग्लोबल इश्यूज़ को डिस्कस किया जा रहा है, जिसके अंदर स्टेक होल्डर्स बाकी सारे मेंबर स्टेट्स हैं, वहाँ पर उन लोगों की कोई पावर है ही नहीं, उन लोगों की कोई अथॉरिटी है ही नहीं। सिर्फ 5 कंट्रीज जो हैं उनके हाथ में ही सारा पावर कॉन्सेंट्रेटेड है। थर्ड इज लैक ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म यहाँ पर नहीं है जो ग्लोबल इश्यूज़ को यहाँ पर टैकल कर सके। जैसे कि आजकल इंटरनेट स्पेस के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज़ चल रहे हैं। हाई सीज़ पे जाकर अगर हम देखें, दैट इज़ बियॉन्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, उनको लेकर कोई प्रॉपर लॉज हमारे पास नहीं है। एंड ऑल्सो कोई यूनानिमिटी नहीं है टेररिज्म को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर, पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ को लेकर। जैसे कि अभी कोरोना वायरस पैंडेमिक के टाइम पे हमने देखा अलग अलग कंट्रीज़ अलग अलग बातें कह रहे हैं, सबके व्यू पॉइंट्स अलग थे, सबका अप्रोच जो था वो डिफरेंट था। अगर एक यूनाइटेड अप्रोच होता, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होती यहाँ पर, तो शायद हम लोग बेटर परफॉर्म कर सकते थे ग्लोबली। नेक्स्ट इज मिसयूज़ ऑफ वीटो पावर। वीटो पावर का इन 5 मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा बहुत बार गलत इस्तेमाल किया गया ताकि वो अपने और अपने अलाइज के इंटरेस्ट को अचीव कर सकें। 1990 से ही देखा गया, यूनाइटेड स्टेट्स ने इज़राइल और पैलेस्टीन के जो मामले थे उसके अंदर 16 बार उन्होंने वीटो पावर का इस्तेमाल किया। रशिया हैज़ डन इट अराउंड 17 टाइम्स, इंक्लूडिंग 8 टाइम्स ओवर सीरिया। ड्यू टू ऑल दीज फैक्टर्स, कोफी अनान जो उस वक्त यूएन सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने ये कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल मस्ट आइदर रिफॉर्म और रिस्क बिकमिंग इंक्रीजिंगली इररेलेवेंट, कि इससे पहले ये इररेलेवेंट हो जाए
हम लोगों को कुछ स्टेप्स जो हैं वो ले लेने चाहिए, हम लोगों को रिफॉर्म्स ले आने चाहिए। नहीं तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी जिसके ऊपर सिर्फ 5 मेंबर कंट्रीज का कंट्रोल होगा और जो दुनिया के ग्लोबल इश्यूज को टैकल कर रहे होंगे। फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ समय बाद जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं वो इनकी बातें सुने ही ना। तो आप देखिए कि ग्लोबल लेवल पर कितना ज़्यादा कियोस क्रिएट होगा, क्रेडिबिलिटी जो है एक इस ग्लोबल प्लेटफॉर्म की वो ख़त्म हो जाएगी। नाउ लेट अस सी कि इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबरशिप डिमांड कर रहा है तो वो किस बेसिस पे कर रहा है। फर्स्ट, इंडियाज हिस्टोरिक एसोसिएशन विद द यूएन सिस्टम। हम यूएन से तब से जुड़े हुए हैं जब से वो बनी थी। सो इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूएन। इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक वी हैव बीन एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। जितने भी इनिशिएटिव्स यूएन ने लिए हैं, चाहे वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हों, चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हों, या बहुत सारी और समिट्स क्लाइमेट चेंज को लेकर जो होती रहती हैं या और भी इश्यूज़ को लेकर जो होती हैं, वहाँ पर इंडिया ने एक्टिवली अपना रोल जो है वो प्ले किया है। हम लोगों ने अपने व्यू पॉइंट्स को वहाँ पर रखा है। चाहे वो परमानेंट सीट हमें नहीं मिली, लेकिन फिर भी एज अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर हमने वहाँ पर जाकर बिहेव किया है। In the past, India was offered to join the UNSC by both the superpowers. दो सुपर पावर्स जो कोल्ड वॉर एरा के अंदर इमर्ज होती हैं, दैट इज यूएस एंड सोवियत यूनियन, इन दोनों ने ही 1950 और 1955 रिस्पेक्टिवली हमें ये जो सीट थी इसको ऑफर किया। लेकिन उस वक्त पे हमने ये प्रपोजल को ठुकरा दिया था। क्यों? क्योंकि कोल्ड वॉर का समय चल रहा था। उस वक्त दो ब्लॉक्स क्रिएट हो चुके थे, एक था यूएसए, दूसरा था यूएसएसआर। और उस समय ये कोशिश चल रही थी इन दो ब्लॉक्स के द्वारा कि जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो इनके ब्लॉक्स में शामिल हों। तो भारत एक नॉन अलाइंड कंट्री था। वी फॉलोड नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो हम नहीं चाहते थे कि इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया जाए, भारत को किसी एक ब्लॉक के साथ जोड़ा जाए। सो दैट इज़ वाई अपना ये नॉन अलाइंड स्टैंड दिखाते हुए हम लोगों ने इस प्रपोजल को डिनाई कर दिया। अगला पॉइंट देखते हैं। इंडिया जो है वो अब तक 7 बार यूएनएससी की नॉन परमानेंट सीट के लिए इलेक्ट हो चुका है। अब जब हम इलेक्ट हुए हैं 2021 के अंदर, ये हमारा 8th टाइम है। सो इतनी बार अगर हम इलेक्ट हुए हैं तो हम में कोई तो बात है। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल इश्यूज़ को वहाँ पर जाकर उठा रहे हैं, उनके लिए एक कंस्ट्रक्टिव व्यू पॉइंट बना रहे हैं। इसीलिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें ये जो सीट है वो दी जाए। Next is, today most significantly, India has almost twice the number of peacekeepers. हमारा contribution देखिए आप पीस कीपिंग ऑपरेशंस के अंदर, कि हमने मेन और मटेरियल दोनों के कंट्रीब्यूशन में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो जहाँ हम इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, जहाँ पे हमारे स्टेक्स इतने हाई हैं, वहाँ पे हमें कुछ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट इज इंडियाज इंट्रिंसिक वैल्यू। भारत में ऐसा क्या है कि यूएनएससी की सीट उसको मिल जानी चाहिए, इसको देखते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड और सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। आने वाले समय में तो मोस्ट पॉपुलस हो जाएगी। तो आप देखिए कि ग्लोब की इतनी सारी पॉपुलेशन जो है, जब उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली हम इसको अनडेमोक्रेटिक ही कहेंगे। अगला देखते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। भारत की इकोनॉमी जो है वो दिन ब दिन प्रोग्रेस कर रही है, चाहे प्रेजेंटली हालात जो हैं वो इतने ज़्यादा बढ़िया ना हों, बट स्टिल वी आर ग्रोइंग डिसेंटली। सो ऐसे टाइम पे जब भारत जैसा इतना बड़ा देश प्रोग्रेस कर रहा है तो दुनिया की उस पर नज़र रहती है, और ऐसे में बाकी देश भी हमारे इस प्रोग्रेस से फ़ायदा उठाते हैं, उन पर भी इस प्रोग्रेस के असर पड़ते हैं। तो ऐसे समय पे व्हेन वी आर अफेक्टिंग द ग्लोब, तो उस समय पे भारत के लिए एक यूएनएससी के अंदर परमानेंट मेंबरशिप होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज इंडिया एक्वायर्ड अ स्टेटस ऑफ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। भारत एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, 1998 के अंदर इसको ये दर्जा मिला। इसलिए भी भारत ये कहता है कि हमें परमानेंट मेंबर बना देना चाहिए, क्योंकि बाकी जो P5 स्टेट्स हैं उनको भी ये कहा जाता है दैट दे आर ऑल न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। भारत ने अपनी कैपेबिलिटीज़ का जो प्रदर्शन है वो ग्लोबल स्केल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से किया है। उसने अपनी छाप हर उस फील्ड में छोड़ी है जो इस ग्लोब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पॉलिटिक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स, कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हम लोग एनवायरनमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। बहुत सारे ऐसे कन्वेंशंस हैं जिनका पार्ट हम बन चुके हैं, बहुत सारे ऐसे समिट्स हैं जिनके अंदर हम पार्टिसिपेट करते हैं।
कल्चरली ऑल्सो वी आर वेरी वेरी रिच। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोग बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। स्पेस के अंदर हमने अपनी छाप एक छोड़ दी है, और अपना ये ग्लोबल फुटप्रिंट हम लोग मैरीटाइम डिप्लोमेसी और स्पेस डिप्लोमेसी के अंदर भी देख सकते हैं। Also, India has been inducted in various export control regimes like MTCR, which is Missile Technology Control Regime, Wasner Arrangement, etc. एक्सपोर्ट कंट्रोल regimes के अंदर वी सीक टू लिमिट द proliferation ऑफ द मिसाइल्स, या किसी तरह के कन्वेंशनल आर्म्स होते हैं, डुअल यूज गुड्स होते हैं, तो ऐसी चीज़ों का proliferation ना हो, ऐसी टेक्नोलॉजी का proliferation ना हो, ऐसी हमारी कोशिश है। सो वी हैव बीन पार्ट ऑफ सच अरेंजमेंट्स विच शोज दैट हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। Based on these credentials, India's claim for permanent membership is supported by G4 countries. G4 countries की हम लोगों ने बात करी थी, that is Germany, Japan, Brazil, और चौथा इसमें इंडिया ही है। Majority of the permanent members of UNSC and majority of countries in United Nations General Assembly. तो ये सब लोग हमें सपोर्ट करते हैं, बट एक परमानेंट मेंबर दैट इज चाइना इज अगेंस्ट अस। थर्ड इज रिप्रेजेंटिंग द डेवलपिंग वर्ल्ड। भारत डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर एक उभरता हुआ नाम है, और ऐसे बहुत सारे इश्यूज हुए हैं जहां पर भारत ने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का लीडर बनकर रोल प्ले किया है, जैसे कि नॉन अलाइन मूवमेंट एंड G77 ग्रुपिंग। तो डेवलपिंग स्टेट्स के लिए ये बहुत बड़ा मोराल बूस्टर होगा अगर भारत, जो एक खुद डेवलपिंग कंट्री है, वो जाकर यूएनएससी के अंदर परमानेंट मेंबरशिप गेन करता है। फोर्थ इज इंटेंडेड बेनिफिट, मतलब भारत को क्या फ़ायदे होने वाले हैं अगर उसे परमानेंट मेंबरशिप मिल जाती है। परमानेंट सीट अगर भारत को मिलती है तो भारत अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशंस को ग्लोबल लेवल पर और ज़्यादा बढ़िया तरीके से रख सकता है। इट कैन हैव बेनिफिट्स फ्रॉम दोज रिलेशंस दैट इट विल बिल्ड while being a permanent member in UNSC. Inclusion of India in UNSC will help in transforming its status from being a responsible stakeholder following international norms along with becoming a global rule maker. तो अभी तक हम लोग स्टेक होल्डर की तरह एक्ट कर रहे थे, हम रिस्पॉन्सिबली सभी चीज़ों को मान रहे थे जो भी लॉज बनाए गए इंटरनेशनली, लेकिन अब हम लोग उन रूल्स को बनाने में रोल प्ले करेंगे, उन रेगुलेशंस को इंश्योर करने में रोल प्ले करेंगे। भारत अगर सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट बनता है तो किसी भी तरह की पावर पॉलिटिक्स जो ग्लोबली चलती रहती हैं उनकी वजह से कभी भी भारत के इंटरेस्ट जो हैं वो सैक्रिफाइस नहीं होंगे। भारत यहाँ पर अगर मेंबर बन जाता है तो वो एक इक्वलाइजर की तरह काम करेगा अगेंस्ट चाइना। उसकी जो भी हेजेमनी एशिया के अंदर उसने फैलाई है और भारत के जो स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको भी टैकल कर पाएंगे। और चाइना के द्वारा अगर पाकिस्तान के किसी भी मुद्दे को वहाँ पर रखने की ट्राई करी गई या किसी तरह से इंटरवेंशन करने की ट्राई करी गई तो भारत जो है उस पर रोक लगा सकता है। परमानेंट मेंबरशिप के लिए हम बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसी ऑब्स्टिकल्स हैं जो हमारे रास्ते में आ रही हैं, उनको देखते हैं। इट इज़ आर्ग्यूड बाय क्रिटिक्स दैट इंडिया हैज़ स्टिल नॉट साइंड द NPT। NPT इज़ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसके अंदर बात करी जाती है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनकी कोई टेक्नोलॉजी जो है वो आपने आगे पास नहीं करनी है, प्रोलिफरेट नहीं करनी है, डिसआर्मामेंट आप लोगों को करना पड़ेगा जो भी इसके सिग्नेटरी हैं, और साथ में उन लोगों को यूज़ करनी पड़ेगी न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस। भारत ने इसको साइन नहीं किया है। इसके साथ साथ इंडिया हैज़ ऑल्सो रिफ्यूज टू साइन CTBT। CTBT इज़ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। इसके तहत कहा गया कि जो अब देश हैं वो न्यूक्लियर टेस्ट ऐसे ओपनली नहीं कर पाएंगे, उनको एक सिमुलेशन मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके थ्रू ही न्यूक्लियर टेस्ट हो सकते हैं, मतलब दे नीड टू हैव दैट टेक्नोलॉजी। तो भारत ने ये दोनों ही साइन करने से रिफ्यूज़ कर दिया है। सो नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि वो लोग कहते हैं कि आप न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, और जो दो सबसे बड़ी ट्रीटीज़ हैं इस रिस्पेक्ट में जहाँ पे हम प्रोलिफरेशन जो है उसके ऊपर रोक लगाना चाहते हैं वो है NPT और CTBT। दोनों ही आपने साइन नहीं करी हुई, इसलिए आप UNSC की परमानेंट सीट के लिए काबिल नहीं। नेक्स्ट इज चाइना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो चाइना ही हमारे पाथ में बना हुआ है। 5 परमानेंट मेंबर्स में से 4 परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो मान चुके हैं, लेकिन चाइना जो है वो नहीं चाहता कि भारत परमानेंट मेंबर बने। आगे देखिए, भारत जो है वो अपनी इकोनॉमी का बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है, बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट्स हैं
जो हमने ग्लोबल स्केल पर शो करे, जिसके बाद हमारी प्रेस्टीज जो है वो इंक्रीज़ हुई। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसे सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जहाँ पर बहुत ही पुअरली परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। इसके अंदर जो इंडिया का रैंक है दैट इज़ 131 आउट ऑफ 189 कंट्रीज़। तो आप देखिए कितने ज़्यादा पीछे हैं हम इसके अंदर। सो एट दिस टाइम इट्स लिटिल अनफेयर टू क्लेम फॉर यूएनएससी परमानेंट सीट। नेक्स्ट, इंडिया इज़ कम्पीटिंग विद अदर कंट्रीज़ ऑफ G4 ग्रुपिंग। तो इंडिया के अलावा और 3 कंट्रीज़ भी जो हैं वो यूएनएससी की मेंबरशिप के लिए क्लेम कर रही हैं। अब ऐसे टाइम पे हमारे लिए तो वो एक तरह का कंपटीशन ही है, राइट? India's capacity to project its military power beyond the Indian Ocean region is still to be tested. हम कितने ज़्यादा कारगर साबित हो रहे हैं beyond Indian Ocean, this we need to see. अभी तक हमने उस पावर को नहीं दिखाया है, हमारी वो पावर को अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत जो है वो अपनी मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है यूएस और रशिया के ऊपर, जो दुनिया के 2 पावरफुल देश हैं। ऐसे टाइम पे जब हमारी डिपेंडेंसी 2 कंट्रीज़ के ऊपर हो जाती है, वहाँ पर हम कहीं ना कहीं थोड़े से वल्नरेबल हो जाते हैं। इसीलिए हमने अब एक नई पहल करी है दैट इज़ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, जहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं टू अचीव सेल्फ रिलायंस। इंडिया हैज़ बीन एक्नॉलेज्ड एज अ राइजिंग पावर बाय मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। तो सबने रिकॉग्नाइज किया है हमें। ऑल्सो देयर इज़ अ प्रेसिंग नीड टू डेमोक्रेटाइज मल्टीलेटरल फोरा। ये भी ज़रूरत है कि हम यूएनएससी के प्लेटफॉर्म को डेमोक्रेटाइज करें और ज़्यादा मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर लेकर आएँ। सो इसी कंटेक्स्ट में इंडिया का जो क्लेम है वो लेजिटिमेट है कि हम यूएनएससी के इस स्ट्रक्चर के अंदर अपनी परमानेंट सीट को डिमांड कर रहे हैं। ये ना ही सिर्फ इंडिया के लिए ज़रूरी है बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस के लिए भी दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ग्लोबली जो इश्यूज़ हैं अगर उनको सॉर्ट करना है, उनका अगर सॉल्यूशन निकालना है, तो सिर्फ 5 देश बैठकर अकेले अथॉरिटी, अकेले रिस्पॉन्सिबिलिटी रखकर इतना बड़ा काम नहीं कर सकते। देयर इज़ अ नीड टू हैव एन इंक्लूसिव अप्रोच। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए यूपीएससी मेंस के अंदर यूएन रिफॉर्म्स का जो टॉपिक है इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चंस आते रहे हैं। सो वी नीड टू बी अलर्ट कि यूएन रिफॉर्म्स को हम पेपर से पहले तैयार करके जाएं और उसी से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस हैं। क्रिटिकली एनालाइज द लीडरशिप रोल ऑफ यूएनएससी इन एस्टैब्लिशिंग अ पीसफुल, सिक्योर एंड एनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर द ग्लोबल पॉपुलेशन। तो आपको क्रिटिकल एनालिसिस करना है इस चीज़ का कि क्या यूएनएससी एक पीसफुल, सिक्योर और एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट बना पाई है ग्लोबल पॉपुलेशन के लिए। तो आप इश्यूज़ को एनालाइज कीजिए जो जो चल रहे हैं ग्लोबली, चाहे वो वॉर्स हों कहीं पे चल रहे हैं, चाहे टेररिज्म हो या ग्लोबल पैंडेमिक कोरोना वायरस का जैसे हम देख रहे हैं। ऐसे कुछ इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए देन आप इसका आंसर जो है वो फ्रेम कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डू यू थिंक दैट काउंसिल हैड बीन एबल टू रिस्पॉन्ड टू मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्राइसिस इन द वर्ल्ड? क्या आपको लगता है कि जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया में हो रहे हैं उनको ये टैकल कर पाया, या जो कुछ क्राइसिस हैं रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स हो सकता है, टेररिज्म के इश्यूज हो सकते हैं, माइग्रेशन के इश्यूज हैं, या कोरोना वायरस पैंडेमिक ले लीजिए, साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज, क्या ऐसे क्राइसिस को काउंसिल जो है वो ढंग से इसके खिलाफ काम कर पाया है, रिस्पॉन्ड कर पाया है, नहीं, इसके ऊपर कमेंट करना है। Last question is, UNSC is the premier global body for maintaining international peace and security, but it faces steady call for the reform to better meet the 21st century challenges. 21वीं सदी के चैलेंजेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अलग हैं। जब से ये ऑर्गेनाइजेशन बनी 1945 वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो ख़त्म होती है, उसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन को, यूनाइटेड नेशंस को बनाया जाता है। उसके बाद से अब तक बहुत सारे चेंजेस वर्ल्ड ने फेस किए हैं। तो क्या आज के जो चैलेंजेस हैं उनको मीट करने में दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ केपेबल इनफ और नॉट, इसका एनालिसिस हम लोगों ने करना है। अभी तक जो हमने ये क्वेश्चंस देखे ये रिलेटेड स्पेसिफिकली यूएनएससी रिफॉर्म से हैं।
लेकिन हमारे पास एक और बड़ा टॉपिक है जिसको जाना जाता है यूएन रिफॉर्म्स के नाम से। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी में काफ़ी बार आ चुका है। अगर आप लोग चाहते हैं कि यूएन रिफॉर्म्स को हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कस करें आप लोगों के साथ, एक डिटेल्ड वीडियो में आपके साथ शेयर करें, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। Please do not forget to subscribe to our YouTube channel and follow us for more updates on Facebook and Instagram. And if you need the PDF of this video, then please join us on our Telegram channel. Thank you very much.